साथियों, स्वागत आपका एक बार फिर से द आइडियल हब के इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने राज्यसभा पर चर्चा की थी और आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग लोकसभा को देखेंगे और फिर राज्यसभा के इलेक्शंस और लोकसभा के जो इलेक्शंस है वो कैसे कैसे होता है और उनसे संबंधित जो काउंटिंग्स है उन सारे मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इस इंडियन पॉलिटी में ये जो इंडियन पॉलिटी है कहाँ से चलती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, यानी भारत के संविधान से। और ये जो भारत का संविधान है इस पे हम लोग भारत के संविधान के कौन से भाग पे? पार्ट 5 और जो इसका पार्ट है विधायी का लेजिस्लेचर वाला पार्ट, आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक, जिसके अंतर्गत क्या है? द पार्लियामेंट। और इस पार्लियामेंट में हम लोगों ने इसके जो सदन है, पार्लियामेंट के 2 सदन जिसमें से लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा पर कल हम लोगों ने कुछ बातें की थी। चलिए आज अगले आर्टिकल को देखते हैं और आर्टिकल आज का वो है 81 तो राज्यसभा का है। आर्टिकल 81 ये क्या बताता है? कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। कंपोजिशन ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा की संरचना। और इस लोकसभा की संरचना में हम लोग देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, जो लोकसभा है ना, ये लोकसभा, इसको और किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं लोअर हाउस के नाम से। लोअर हाउस यानी निम्न या फिर निचली सदन। कल मैंने बताया था आपको कि राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि जो लोकसभा है उसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, यानी जनता का सदन। ये जनता का सदन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये डायरेक्ट जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। जनरल इलेक्शंस में जनता के ही द्वारा डायरेक्ट इनका चुनाव होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको बोलते हैं जनता का सदन। अच्छा, निचली सदन क्यों बोलते हैं? निचली सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? इट कैन बी डिसोल्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब जो लोकसभा है, लोकसभा को किसके द्वारा? लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। तो चूंकि लोकसभा परमानेंट नहीं है, लोकसभा को किसी भी समय राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। उसके कुछ कारण भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति सीधे बोलेंगे कि मैं आज और अभी लोकसभा को भंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। कैसा कुछ इसके प्रोविज़न है उस पर हम लोग बेहतर चर्चा करेंगे जब मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। उस मंत्रिपरिषद में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे प्रस्ताव पेश किए जाते हैं और उन प्रस्ताव को पेश करने के बाद क्या कुछ होता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही भंग किया जाएगा, जब भी होगा तो राष्ट्रपति के ही द्वारा भंग किया जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं निचली सदन। और इसको और एक नाम से जानते हैं जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट किसके द्वारा? जनता के द्वारा चुना जाता है। और इसका जो चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। इसके कार्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल
83 में। लेकिन फिलहाल हम लोग जहाँ हैं 81 क्या बताता है, लोकसभा की संरचना। लोकसभा को और किस नाम से जानते हैं, निचली सदन, लोअर हाउस, हाउस ऑफ पीपल, या फिर जनता का सदन। और इसको लोअर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, और चूँकि ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन करके जाते हैं, इसलिए इनको जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन भी कहा जाता है। और इसकी सीट की अगर बात करी जाए तो जो सीट है, देखिए मैक्सिमम सीटें, अगर मैक्सिमम सीट की बात करें तो मैक्सिमम 550 सीट से हैं। कब तक, 2026 तक। और ये जो सेंसस है, कौन से सेंसस के आधार पे, तो ये सेंसस 1971 की जनगणना पर ये सीटें आधारित है, निर्धारित की गई थी कि 550 मैक्सिमम होनी चाहिए। एक्चुअल में 552 थी। देखिए 552, ये 552 में से दो जो सीट है वो आर्टिकल 331 के तहत किसके लिए रिजर्व थी, तो ये रिजर्व सीट एंग्लो इंडियन के लिए थी। एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, वे लोग जिनके माता या पिता दोनों में से कोई विदेशी हो, वो एंग्लो इंडियन है। और उनके लिए दो सीटें आर्टिकल 331 के तहत रिजर्व कर दी गई थी। लेकिन जब मोदी की गवर्नमेंट बनी तो 104वां संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ। कब था, 2019 में। इसको क्या किया गया, इसको हटा दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया। तो चूँकि जब ये रिमूव हो चुका है तो अब यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है, 550। लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, एट प्रेजेंट की अगर बात करें, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, तो वर्तमान में जो सीटें हैं, ये सीटें कुल 543 है। और 2019 से पहले अगर देखें, 2019 से पहले कितनी होती थी, तो 2019 से पहले यहाँ अगर +2 कर दिया जाए तो 545। चूँकि 2000 में उन दोनों सीटों को उस लिस्ट से हटा दिया गया है जो राष्ट्रपति के द्वारा दो एंग्लो इंडियन को, ये एंग्लो इंडियन चुन करके नहीं आते थे। रिजर्व होने का मतलब है कि इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करके भेजा जाता था लोकसभा में, और वो दो सीटें उनके लिए फिक्स थी, और राष्ट्रपति के द्वारा ही उन दोनों को नॉमिनेट किया जाता था। जैसा कि राज्यसभा में 12 सीटों का मनोनयन होता था, मतलब होता था नहीं है, और ये दो सीटें हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। तो कुल मिलाकर अभी कितनी सीटें हैं, 543 सीटें लोकसभा में है। और अगली बात, अब अगर इनके जो सीटें हैं, जो सीट्स है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम 5 ऐसे राज्यों का आपको नाम याद रखना है जो मैक्सिमम सीटों के साथ यहाँ वेरी करता है। तो उनमें से अगर पहला नंबर पे देखें तो पहला नंबर पे आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें हैं। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें या राज्यसभा की भी सर्वाधिक सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 सीटें यूपी में। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे आएगा तो वो कौन है, वो है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं,
तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 19 सीटें हैं। और महाराष्ट्र के बाद तीसरे नंबर पे अगर देखें तो तीसरे नंबर पे आता है आपका कौन? ये आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो लोकसभा की सीटें हैं, यार पहले नंबर पे आपका कौन आएगा? यूपी, जिसमें टोटल 80 सीटें हैं। और दूसरे नंबर पे अगर देखें तो महाराष्ट्र, जिसमें कुल 48 सीटें हैं लोकसभा की। और राज्यसभा की कितनी सीटें थी? मैंने कल बताया था आपको कि राज्यसभा की इसमें कुल कितनी सीटें हैं। और तीसरे नंबर पे अगर देखें तो वो है आपके वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपके 42 सीटें। और फिर चौथे नंबर पे अपना प्यारा बिहार आता है। और बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीटें हैं। तो कम से कम ये 4 राज्य आपको ऊपर से याद होने चाहिए, जिसमें मैक्सिमम, वैसे तो याद आपको सब होने चाहिए, लेकिन कम से कम 4 आपको याद होने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसमें एक सीट, एक लोकसभा की जो सीट है, एक लोकसभा की सीट कहाँ कहाँ है? तो आप ध्यान रखेंगे, सिक्किम है, सिक्किम के अलावा मिज़ोरम है, इसके अलावा नागालैंड है। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लोकसभा की केवल और केवल एक सीट है। सिक्किम, नागालैंड, मिज़ोरम। इसके अलावा अगर देखें यूटीज़ में, ये तो स्टेट है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों राज्य हैं, स्टेट्स। इसके अलावा अगर देखें तो पुदुचेरी, इसके बाद अंडमान एंड निकोबार, इसमें भी कितनी सीटें हैं? एक सीट है। इसके अलावा लक्षद्वीप, यहाँ भी कितनी सीट है? तो एक सीट है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि चुनाव को समझ नहीं पाते हैं। लोकसभा के चुनाव को तो सारे के सारे लोग जानते हैं कि चुनाव कैसे होता है, जनरल इलेक्शंस में होता है, चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा। तो आइए आज हम लोग उनको बहुत बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव, भारत में जो चुनाव है ये 2 तरह से होते हैं, 2 तरह से कंडक्ट किए जाते हैं। एक तो डायरेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष रूप से जिन पदों का इलेक्शन होता है वो है आपका लोकसभा। इसके अलावा अगर दूसरे नंबर पे देखें तो वो है आपका विधानसभा या फिर असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो असेंबली का जो चुनाव है यानी MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके अलावा जो आपके लोकल गवर्नेंस में सारे पदों की बात नहीं कर रहा हूँ। लोकल गवर्नेंस में भी कुछ पद हैं, जैसे प्रमुख का पद है जो डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन उनको जो सिलेक्ट करते हैं, जो चुनते हैं, उनका इलेक्शन भी क्या होता है? डायरेक्ट होता है। तो यही 3 निकाय है जिनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट रूप से किसका इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट रूप से अगर देखें तो पहले नंबर पे आप ले सकते हैं प्रेसिडेंट को।
जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति, इसके अलावा दूसरे नंबर पे आप वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा यानी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एमएलसी का, या राज्यसभा ले लेते हैं पहले, राज्यसभा, राज्यसभा को राज्यसभा ही कहेंगे। और चौथे नंबर में हम लोग कहते हैं एमएलसी यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको हिंदी में कहते हैं विधान सभा, नहीं विधानसभा तो यहाँ है, यहाँ मेंबर मैंने छोड़ दिया हुआ है, विधान परिषद। तो जो विधान परिषद है इसका भी चुनाव इनडायरेक्ट होता है। ये कैसे होता है? इनडायरेक्ट। तो इलेक्शंस कितने तरह से कंडक्ट होते हैं? दो तरह से। कौन कौन? एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का हिंदी में दूसरा नाम अगर देखें तो प्रोक्ष भी कहा जाता है। इन सब के इलेक्शंस के बारे में तो पता है कि चुनाव प्रचार होता है, चुनाव प्रचार होने के बाद वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद काउंटिंग होती है। लेकिन इनके इलेक्शंस में जो वोटिंग है उसका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं राज्यसभा, इसके बारे में और भी विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे। कल मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को जीत दर्ज करने के लिए 50% + 1 वोट की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोटा सिस्टम लागू होता है। और यहाँ पे अब काउंटिंग की अगर बात करें, देखिए काउंटिंग में क्या होता है, मान लीजिए इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद अब क्या होना है? काउंटिंग होना है। चलिए एक तरफ लेते हैं लोकसभा और एक तरफ लेते हैं राज्यसभा। राज्यसभा, अगर लोकसभा में 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं और राज्यसभा में मान लेते हैं, कम करके थोड़ा ले लेते हैं, चलिए 3 कैंडिडेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में क्या होगा? सभी का मत मूल्य एक समान होगा। सबका जो वोट वैल्यू होगा, जितने सारे वोट पड़ेंगे सभी व्यक्ति का वोट वैल्यू जो होगा वो बिल्कुल एक समान होगा। मिसाल के तौर पर अगर 4 कैंडिडेट है, टोटल जो मत पड़े, टोटल जो वोट पड़ा वो 100 है, कुल 100 वोट पड़े। और कैंडिडेट है ए, बी, सी और डी। ये चारों कैंडिडेट है जिसमें से ए को जो वोट मिला वो वोट था, मान लेते हैं 24 वोट, बी को मान लेते हैं 26 वोट, सी को कितना हो गया, इसको मान लेते हैं 25 पड़ा और इसको भी 25 पड़ा। चलिए बराबर कर दिया। 24, 26, 25 और 25 लगभग अगर देखा जाए तो लगभग सभी का वोट समान है। लगभग समान है, बिल्कुल बराबर नहीं है। यहाँ पे बी जिसको कि टोटल कितने वोट पड़े हैं? 26 वोट। तो चूँकि इलेक्शन कैसा हुआ है? डायरेक्ट। तो डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए जो वोट की काउंटिंग होती है, इस वोट की काउंटिंग को हम लोग, इस वोट की काउंटिंग के माध्यम से जो विजेता घोषित करते हैं उस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। कहने का मतलब, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब क्या है कि जिसको सबसे ज़्यादा मत पड़ा वही विजयी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कैंडिडेट बी है वो बी क्या हुआ? ये विजेता हुए। बहुत सिंपल है। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या होगा? वोट पड़ेगा, वोट पड़ने के बाद
काउंटिंग होंगी, और काउंटिंग में जो सबसे आगे निकलेगा, चाहे एक वोट से ही क्यों ना हो, वो क्या कहलाएगा? विजेता। हालांकि आप देख सकते हैं 25 और 25, 50 और 24, 74, 74 ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको नापसंद किया है। 26 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको पसंद किया है। लेकिन चूंकि सिस्टम क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, और इस माध्यम से क्या हुआ, ये विजयी हुआ। और ये जो सिस्टम लिया गया है, ये सिस्टम हम लोगों ने ग्रहण किया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिया है। लेकिन राज्यसभा के मामले में या इनडायरेक्ट इलेक्शंस के मामले में थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है। वो मामला क्या अलग होता है, देखिए ज़रा ध्यान से। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो वोट पड़ेगा, तो वोट अगर 4 कैंडिडेट है, ए, बी, सी और डी, और किसी ने वोट डालना है, मान लेते हैं ये सारे के सारे क्या है, वोटर्स हैं, ये सभी अभी वोट डालेंगे। ये जितने सारे वोटर्स हैं, ये वोटर्स किसी एक को वोट नहीं डालेंगे। ये जो मतदान करेंगे, अपने मत का दान करना है, अपने वोट को देना है, चारों को देंगे। चारों को कैसे? वरीयता क्रम के आधार पे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको चारों ऑप्शन को साथ में रखना है, किसी को नहीं छोड़ना है, तो आप क्या करेंगे? आपकी पहली पसंद जो होगा, आप कहेंगे कि ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी। हालांकि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यही मेरी पहली पसंद, यही मेरी आखिरी पसंद, इसके अलावा कोई ना पसंद है ना पसंद होगा। तो ऐसे इमोशनल होकर जो वोटिंग करते हैं, तो उनके वोट को इनवैलिड माना जाता है। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं वोट करने, आपने क्या किया, आप इस सिस्टम को जानते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं क्या करना, प्रीफरेंस देना। प्रीफरेंस के आधार पर, यानी वरीयता के आधार पर आपको वोट करना है कि ए, बी, सी और डी, इन चारों में आप सबसे बेहतर किसको मानते हैं? आपकी निगाह में सबसे बेहतर कैंडिडेट कौन है? चलिए, आपने कह दिया कि मेरे हिसाब से बेहतर ए है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद है सी, 2 नंबर दे दिया। उसके बाद है बी, 3 नंबर दे दिया। लेकिन डी को भी नंबर देना है, क्योंकि इस लिस्ट में डी भी शामिल है। भले ही आपकी उनसे जाति दुश्मनी हो या आपके हिसाब से वो अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन चूँकि चुनाव है, और कैसा चुनाव है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट में क्या होता है? ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लियर समझाया था कि जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, किस माध्यम से होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल हस्तांतरणीय। हस्तांतरणीय का मतलब, संक्रमणीय को ही हस्तांतरणीय बोलते हैं, मतलब एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ट्रांसफ़र करते जाना है। अब डी को मेरा मन नहीं था या आपका मन नहीं था, फिर भी आपने क्या किया? मान लिया कि चलिए 4 नंबर दे दिया। ये आपका वैलिड है। आपने चारों को अलग अलग नंबर दिया है, अलग अलग वरीयता दिया है, तो ये आपके वैलिड वोट्स हैं। अब कोई व्यक्ति, खास करके जो मजनू किस्म के इंसान होते हैं, वो क्या करेंगे कि मैं सिर्फ इसी को मानता हूँ, इसके अलावा किसी को जानता ही नहीं, और वो 1 नंबर इसको दे करके चले आए। इसके वोट को इनवैलिड माना जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो बाकियों को दिया ही नहीं कुछ। तो फिर वो क्या ट्रांसफरेबल रह गया? क्या वरीयता हुआ? आपने वरीयता देनी थी, दिया ही नहीं, किसी एक को ही चुन करके चले आए। भले ही मैं मानता हूँ कि आप इमोशनली
उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन नियम तो नियम है। और बहुतों ने क्या किया, किसी किसी को लगा कि नहीं, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ, मेरे लिए सब बराबर है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, एक 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 और एक, चारों को एक एक दे दिया। यानी ये भी मेरी पहली पसंद है, बी भी पहली पसंद है, सी भी पहली पसंद है और डी भी पहली पसंद है। तो इनके वोट को भी इनवैलिड वोट माना जाएगा। ठीक, अब चलिए मान लीजिए वैलिड इनवैलिड पड़ा, वोट पड़ा। वोट पड़ने के बाद टोटल जो वोट पड़े, टोटल वोट 100, कुल कितने वोट पड़े, 100 वोट पड़े। और कैंडिडेट कितने हैं, कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं 3 है। अब जो 3 कैंडिडेट है, यहाँ तो हम लोगों ने 4 ले लिया है, चलिए 4 कर लेते हैं। अब जो 4 कैंडिडेट है साथियों, इन चारों कैंडिडेट में अगर ऐसा हो जाता है कि सबको, मान लेते हैं किसी को 26 वोट पड़े, किसी को 24 वोट पड़े, किसी को 25 पड़े, फिर किसी को 25, बिल्कुल ऐसा ही, तो क्या ये 26 वोट पाने वाले व्यक्ति विजेता होंगे या नहीं होंगे? उसके लिए हम लोग हेयर सिस्टम को देखते हैं। जो हेयर सिस्टम है वो क्या है, पहले समझते हैं। जो हेयर सिस्टम है, चलिए, जो कोटा सिस्टम है, कोटा सिस्टम, इसको सबसे पहले हेयर नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने पहली बार समझाया कि इसमें जो वोट की काउंटिंग होगी वो किस तरह से होंगी। देखिए वहाँ पे कैंडिडेट कितने हैं, 4। अच्छा सीटें कितनी है, सीटें निर्धारित नहीं है, चलिए सीट मान लेते हैं कि सीटें कितनी है, 3 सीट, 4 कैंडिडेट फाइट किए। अगर भाई 4 सीट हो, 4 कैंडिडेट फाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में 4 तो फाइनल ही जीतेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे 4 कैंडिडेट ज़रूर हैं, लेकिन एक ही लोकसभा सीट के लिए लड़ रहे हैं। एक लोकसभा सीट के लिए 4 कैंडिडेट लड़े, जिनमें से एक ही जीत दर्ज करेंगे। लेकिन यहाँ राज्यसभा में 3 सीटें हैं, जिसमें से 4 कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि मैं जीतूं। देखते हैं कौन जीतता है और कैसे कैसे जीतता है। अब कोटा सिस्टम को उन्होंने जो बताया, तो कोटा सिस्टम में उन्होंने बताया कि जितने सारे मूल्य, मतलब जितने सारे वैलिड वोट्स पड़े, इनवैलिड भी पड़े, लेकिन उसमें से जो वैलिड है, टोटल वैलिड वोट, उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। किससे, नंबर ऑफ वैकेंसीज से। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इस नंबर ऑफ वैकेंसीज से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और फिर इसमें +1 करना है, जितना आए उसमें +1 करना है। देखिए अगर बेहतर समझना हो तो ऐसा करते हैं, इसको और कम कर लेते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग 2 कर लेते हैं या 1 ही कर लेते हैं, चलिए ज़्यादा समझ में आएगा। एक सीट पर चुनाव लड़ना है, कैंडिडेट 4 हैं, तो टोटल मान लेते हैं कि 100 वोट पड़े, ठीक है। अब उन 100 वोट में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, एक ही है। वैकेंसीज का मतलब पोस्ट, कैंडिडेट नहीं, पोस्ट। पोस्ट कितने हैं, 1 + 1, और फिर क्या करना है, जितना आए +1 करना है। 100 भागा 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और प्लस फिर 1, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 50 + 1, अगर देखें तो 51। देखने में क्या लग रहा था, ए विजेता है। अगर यहाँ देखें, इस हिसाब से देखें तो ए क्या लग रहा है, विजेता लग रहा है। लेकिन जब कोटा सिस्टम को देखते हैं आप,
तो क्या 51 वोट किसी को मिला? नहीं मिला। अगर 51 वोट किसी को नहीं मिला तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट विजेता नहीं है। अब चूंकि कोई कैंडिडेट विजेता नहीं है तो अब देखिए क्या होगा। इसको बस मैं थोड़ा ओवरव्यू में ही समझा देता हूँ, नहीं तो पता चलेगा कि सारा का सारा दिमाग का दही हो गया। अब जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं ये तीनों तो इस लिस्ट में, इस रेस में, अगले काउंटिंग में फिर दोबारा काउंटिंग होगी, इसको बोलेंगे फिर दोबारा काउंटिंग होना। मतलब ये पहली बार की काउंटिंग है, अब दूसरे राउंड, सेकेंड जो राउंड है उसकी काउंटिंग होनी है। सेकेंड राउंड की काउंटिंग में इसको क्या किया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। इसको हटाने के बाद इनके जो वोट हैं इन सबको बांट दिया जाएगा प्रीफरेंस के आधार पे, जिसको वरीयता दिया कि पहले नंबर पे इसको, दूसरे नंबर पे उसको, जिसको भी रखा था। और इस हिसाब से मान लेते हैं कि जो कैंडिडेट सी है, सी को मिल जाता है 51 वोट। क्योंकि अगर पूरी एक्सप्लेनेशन करें तो पता चलेगा कुछ नहीं समझ में आया, उसको हम लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। सी को 51 वोट पड़े या 51 से ज़्यादा, कम से कम 51 वोट पड़ने वाला, प्राप्त करने वाला जो कैंडिडेट था वो सी था। और सी क्या हो जाएगा, इस तरह से कोटा सिस्टम के माध्यम से, हेयर सिस्टम के माध्यम से ये हो जाएगा विजयी। लेकिन लोकसभा में कुछ अलग है। लोकसभा में एक सीट के लिए 4 लोग फाइट करें, जिसमें से जिसको ज़्यादा मिला, एक ही वोट क्यों ना मिला, वो विजेता हो गए। वहाँ देखें आप, वहाँ भी 26 वोट एक व्यक्ति को पड़ा। तो कायदे से अगर इसके हिसाब से चला जाए तो ए विजयी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोटा सिस्टम के जो माध्यम से वोट की काउंटिंग होती है उसमें आपको क्या प्राप्त करना होता है, उसमें आपको क्या प्राप्त करना होता है, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। और उस निश्चित कोटा के तहत ही क्या होता है, सारे के सारे इनडायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं, उनकी काउंटिंग कराई जाती है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर ना समझ में आए तो हम लोग आगे राष्ट्रपति को देखेंगे। इसमें मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कैसे क्या होता है, सारी चीज़ों को। चूँकि मैं मानता हूँ कि जब शिक्षा ग्रहण कर ही रहे हैं आप, तो क्यों ना एक ही बार ग्रहण करें, एक ही बार पढ़ें, बार बार पढ़ने का क्या मतलब है। तो चलिए आज की क्लास को मैं यही रखता हूँ। कल हम लोग जब मिलेंगे तो आर्टिकल 83 से आगे 84, 85, 86 जितने भी आर्टिकल्स हैं सबको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। जय हिंद।